So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 3rd of class 9 science, that is atoms and molecules. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हमारी कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं जो कि आगे चल के जो हमारी केमिस्ट्री होगी, जो हम साइंस पढ़ेंगे 10th में 11th में 12th में, उसमें हमारी ये बेसिक टर्म्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और हाँ, इस चैप्टर में हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो आगे आप साइंस में पढ़ोगे, मींस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज आएगी आपकी, उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मतलब इधर उधर या फिर कोई और वीडियो या फिर कोई और चीजों को देखने की मतलब इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर देंगे। देखो, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है और जो ये नोट्स है, मतलब पीडीएफ है, जो भी ये शॉर्ट्स नोट्स हैं, उन सबका लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप बाद में वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना। देखो, हम शुरुआत करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम ही आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। एटम्स, देखो सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टोरी आती है, स्टोरी लाइन से जो एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने मतलब अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी मैटर ले, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर ही लेता हूं और इसको सब बीच बीच में से मैं कट करता रहूं, मींस इसको क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैं कट करता रहूं, तो एक लास्ट में पार्टिकल मेरा ऐसा बचेगा जिसको मैं और ज्यादा फर्दर कट नहीं कर सकता। तो उसी पार्टिकल को उन्होंने बोला कि हम इसको नाम देते हैं पदार्थ। पदार्थ हिंदी में और इंग्लिश में बाद में जाके बन गया एटम। यहीं से हमारी शुरुआत होती है एटम्स की। तो ये किसने कहा, मतलब ये किन्होंने कहा, ये हमारे साइंटिस्ट बोल सकते हैं, फिलोसफर बोल सकते हैं, इन्होंने कहा महर्षि कन्नड़ ने। अब इसी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कह सकते हैं कि उन्होंने कहा जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनका नाम आपको जानने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, बस आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी मैटर है वो क्या है, उसको अगर हम डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में एक हमारा पार्टिकल ऐसा बचता है जो कि इनडिविजुअल होता है, और इनडिविजुअल को ही उन्होंने नाम दिया, मींस ग्रीक में बोलते हैं एटम। तो ये हमारी क्या चीज हो गई, एटम। मींस जो मैटर है, मैटर मतलब कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम क्या है, एटम हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसी भी एलिमेंट की। मींस जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, जो भी हमारा ये रूम हो गया, ये हमारा स्कूल या कोई भी चीज होगी, वो सब एट द एंड किससे मिलके बना हुआ है, वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारी क्या एटम्स की क्या स्टोरी स्टार्ट होती है। अब देखो, ये हमारी स्टोरी आ गई एटम्स की। अब किसी भी चीज की मतलब कुछ बताते हैं साइंटिस्ट या कुछ भी होते हैं, उस पर जो बाकी के साइंटिस्ट होते हैं वो मीटिंग करते हैं, वो उस पर क्वेश्चन उठाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि इसमें हम आगे फर्दर क्या ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें किस चीज की कमी रह गई। तो ऐसे ही हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, लेवोजियर एंड जोसेफ। वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि जो मैटर है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है, बट वो मतलब कि वो रहते कैसे हैं, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मतलब किस प्रिंसिपल पर या किस लॉज पर क्या हमारा ये रहना कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर हमारे दो लॉ दिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको नाम दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने दो लॉ दिए, जिसका लॉ का मतलब कि जो टॉपिक का नाम हुआ वो हुआ हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या पूरी साइंस में, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, आपको बहुत जगह ये वाला लॉ देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये वाइडली मतलब हर चैप्टर में मेनली आता है। अब देखो केमिस्ट्री में ये यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी ये आती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि मास को हम कभी ना बना सकते ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कुछ लेके आते हैं, सिंपली आप मार्केट से वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आते हैं और बाद में मतलब वेजिटेबल्स लेके आए, आपने घर आके कुक किया या फिर आपकी मदर ने मतलब जिसने भी कुक किया और उसकी क्या मतलब कि सब्जी बना दी, तो आपने कुछ नया नहीं बनाया या फिर कुछ खत्म नहीं किया। आप मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आए थे, उनमें कुछ मांस था, आपने मसाले या कुछ भी जो जो उसमें ऐड होता है वो सब कुछ ऐड करके एक नई चीज बना दी, मींस मांस को मांस में ही कन्वर्ट कर दिया। ना तो आपने कुछ नया बनाया, ना फिर वो जो वेजिटेबल्स थे उनको खत्म किया, तो ना तो कुछ खत्म हुआ है और ना ही आपका कुछ नया बनाया। सिंपली क्या, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई। हो सकता है कि मतलब इस वीडियो में जो थोड़ी लाइटिंग है वो कम हो रखी हो, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी जो कंटेंट है, जो रिवीजन है, जो नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको A1 मतलब कि बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। बाकी इसको लाइटिंग को भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा, ये हो जाएगी ठीक कुछ वीडियोस बाद। चलो आगे बात करते हैं। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is always equal to the total mass of the product in a balanced chemical equation। मीन्स अगर मेरे पास A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी लिख देते हैं,
C+D बनाता है, तो इसमें जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं, मीन्स एरो के जो हमारी इस वाली साइड जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपाउंड या एलिमेंट जो भी होता है, इस टाइप के इधर वालों को हम बोलते हैं एलिमेंट, सॉरी रिएक्टेंट्स, और जो एरो के उस साइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारा मतलब कि बनाए। जैसे वेजिटेबल्स हमारा क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गए रिएक्टेंट, और जो हमारी सब्जी बनी है, जो हमारा हमने जो भी चीज बनाई है रोटी सब्जी, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एंड प्रोडक्ट हो गया। तो जो टोटल मास होगा किसका, जो हमारा रिएक्टेंट का होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होगा इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन बनेगी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो ये फर्स्ट हमारा क्या लॉ आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमारा फर्स्ट लॉ आता है। इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेनली पूछा जाता है। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट लॉ। ऐसे ही हमारा सेकंड लॉ आता है, शायद आपको यहां पर मतलब लाइट की वजह से दिख ना रहा होगा, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, A + B = C + D, इस तरीके से आता है। बाकी जो ये नोट्स हैं रिवीजन के, जो बेस्ट वाले सिंपल एंड बेस्ट बिल्कुल लिखे हुए अच्छे से, वो आपको PDF मिल जाएगी, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी आप ध्यान दो चीजों को समझने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। सेकंड जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो नाम है, नाम से डेफिनेशन बनती है, आपको कुछ अलग याद करने की भी जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है, यो भी या फिर जो भी आपका सब्सटेंस है, वो जो जिस भी एलिमेंट से, जिस भी सब्सटेंस से बना होगा, वो हमेशा उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेगा। मींस इन अ केमिकल कंपाउंड और अ सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे एक मैगी के पैकेट में क्या है आपका, एक ही मसाले का पैकेट आता है। ये सिंपल से डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया। मतलब एक मैगी के पैकेट में कितना मसाले का पैकेट, एक पैकेट। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा कि एक पैकेट में एक छोटा पैकेट मतलब मसाले का आपको मिलेगा। और अगर इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की टर्म्स में देखें, तो जैसे आपका H2O आता है, H2O मतलब कि वाटर। तो वाटर आप कहीं से ले लो, आप मिनरल वाटर ले लो, आप घर की टैप का वाटर ले लो, आप मार्केट से जाके दूसरा पानी ले आओ, या आप नदी से पानी ले आओ, या फिर आप समुद्र से जाके पानी ले आओ, या फिर आप मून से जाके पानी ले आओ, तो उसका जो मतलब कि सिंबल होगा या फिर जो उसका कंपोजिशन होगा वो H2O ही होगा। मींस उसमें H के कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। मींस वो हमेशा हमें किस रेशो में मिलेगा, 2:1 में मिलेगा बाय एटम्स। और अगर इसको मास का देखें, H का मास क्या होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 1। H के कितने एटम है, 2, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये डबल है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, 2 1 = 2 और ये 16, तो रेशियो कितना आ गया, 2 1 = 2 8 तो 1:8। मींस अगर हम बाय मास दोनों का रेशियो देखें तो कितना आता है, वो 1:8 आता है। तो दुनिया में कहीं से भी अगर आप वाटर लोगे तो वो किस रेशियो में मिलेगा, 1:8 में मिलेगा। वही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट मिलेंगे बाय द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मींस वाटर में ऐसे नहीं है कि अगर मैं दूसरे कंट्री से वाटर ला रहा हूं तो वहां पर H2O की जगह मेरा M2O बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा H और O ही मिलके वाटर बनाएंगे, और H के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तभी मेरा क्या बनेगा, मेरा वाटर बनेगा। और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो अनयूज रह जाएगा, और अगर इसमें कुछ कम होगा, मीन्स ऐसा है कि मेरे पास क्या है, H एक ही है और ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इसमें क्या वाटर नहीं बनेगा। हमेशा H2 होने चाहिए और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी मेरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वरना ये वाटर नहीं बनेगा। तो ये दोनों लॉज आ जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सिंपल से इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों के एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सिंपल क्या है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस चीज को एक समराइज वे में हम लिख दे, मीन्स एक प्रॉपर पॉइंट्स में लिख दे, उसी को हमने नाम दे दिया। मतलब हमने क्या नाम दिया, उसी को जो डाल्टन, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ जो पहले से स्टडी हो चुकी थी उस पर, कुछ उन्होंने अपने पॉइंट्स ऐड करके मींस एक प्रॉपर वे में एक रिजल्ट तैयार किया। जैसे कि आपका ही, जैसे आपको आगे चल के रिजल्ट मींस फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट मिलता है, तो उसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस आती है कि किस एक्टिविटीज में कितना किया, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका हाइट वेट, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ आता है। वही क्या होगा, एक समराइज्ड आपका क्या रिजल्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो जॉन डाल्टन, इसको रफ कर देता हूं,
जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ये पॉइंट्स थे उनको समराइज कर दिया और क्या दे दिया हमें, क्या है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे दी, जिसके मेजरली हमारे 6 पॉइंट्स आते हैं। कुछ इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। अब देखो ये पॉइंट्स आपको मतलब कि बस याद एक तरीके से याद होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हो तो गुड, और एक पॉइंट अगर आगे पीछे भी कर दिया, मतलब जो पूरा सेंटेंस है उसमें अगर आपने अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये आपके 6 पॉइंट्स आते हैं। इनको भी चाहे अगर हम एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, मैं आपको लाइन वाइज ही बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हो, मैं पॉइंट टू पॉइंट जैसे जिस वर्ड्स में वर्डिंग में लिखा हुआ है वही पढ़ देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मींस जितने भी मैटर है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जिनका नाम क्या है हमारा, जिनका नाम हमारा आता है एटम, और वो जो भी केमिकल रिएक्शन होंगी उसमें क्या है पार्ट लेंगे। सेकंड जो आता है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमारा यही वाला लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की जो एटम्स है वो ना क्रिएट हो सकते ना कि डिस्ट्रॉयड हो सकते, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट आता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स हमारे जो एटम्स है अगर वो सेम एलिमेंट के तो वो क्या होंगे, सेम सेम ही होंगे, उनका मास भी सेम होगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। नेक्स्ट आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। सेम पॉइंट है, इसी पॉइंट को मतलब कि थोड़ा अलग उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, वो हम सिंपली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है एटम्स कंबाइन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो हमारा लॉ आता था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी से हल्का सा रिलेटेड है कि जो एटम्स हैं वो स्मॉल रेशियो में आपके आपस में कंबाइन होते हैं तभी हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ये पॉइंट अगर कुछ थोड़ा सा समझे, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मेरे पास H2O आता है तो H2O में H के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। जैसे CO2 आता है, CO2 में कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ये हमेशा क्या होल नंबर में जो एटम्स हैं वो होल नंबर में ही एड अप होंगे, 1 2 3 4 ऐसे ही ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन के हाफ आ गए और ऑक्सीजन के क्या 3.5 आ गए, या फिर कार्बन के क्या हाफ आ गए और ऑक्सीजन के क्या आ गए 4 आ गए, मतलब ऐसा नहीं होगा। या फिर मान लेते हैं 5 आ गए, तो ऐसा नहीं होगा कि होल में आ गए, सॉरी फ्रैक्शन में आ गए या फिर पॉइंट में आ गए। हमारे क्या पूरा होल नंबर होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 8 होगा, इस तरीके से नंबर होंगे होल नंबर। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में और फ्रैक्शन में आपस में एड ऑन हो रहे हैं, या तो एटम पूरा होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, वो कहता है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये सेम उसी को दूसरे उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो क्या कहता था, वो ये कह रहा था कि आपका जो भी एटम जो भी कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, जो एटम्स हैं और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है फिक्स रेशियो में आपके मिलेंगे। तो वो हमारा ये पॉइंट आ जाता है। ये आ जाती है आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एटम का साइज। देखो एटम साइज, अब देखो एटम का साइज सिंपल है कि एटम का साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि जब से हम एटम को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज की डेट तक जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे पास कोई ऐसी मतलब कि ऐसा कोई हमने माइक्रोस्कोप अब तक नहीं बना पाए या नहीं इन्वेंट कर पाए कि जो कि एटम को ईजिली देख पाए। इसके काफ़ी मतलब थ्योरीज हैं पीछे की, क्यों नहीं देख पाए, क्या रीजन है, बहुत अलग चीज़ें। लेकिन सिंपल पॉइंट ये है कि एटम का जो साइज होता है वो इतना छोटा है कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से तो बिल्कुल देख नहीं पाते। वो कितने में है, वो 1 नैनोमीटर के मतलब कि उसमें रेशो में है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर। मीन्स 1 मीटर को भी मतलब कि इसके नीचे क्या, जैसे 1 मीटर ये हो गया, इसको अगर मैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो इतना ज़्यादा हमारा छोटा क्या है, वो एटम आता है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आते हैं सिंबल्स। देखो सिंबल्स हमारे क्या है, देखो कोई भी अगर चीज हो, अगर आप भी मतलब स्कूल में रह रहे हो या दोस्त होते हैं या फिर घर पे कोई भी चीज होती है हमारी, उसमें क्या होता है, हम सिंबल्स को यूज करते हैं। सिंबल्स कैसे हो गए, जैसे हम अगर आपस में दोस्त हैं तो रियल नेम से ज्यादा बुलाने से मतलब हम क्या निकनेम से बुलाते हैं, या किसी भी चीज का हम क्या निकनेम रख देते हैं। कोई भी दोस्त हो गया, कोई भी चीज होगी, ज्यादातर हम निकनेम से ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो एटम्स हो गए उनका भी हमने क्या मतलब साइंटिस्ट ने क्या रखा हुआ है, सिंबल्स रखे हुए हैं।
सिंबल्स कुछ किस तरीके से, अब देखो हाँ ये पॉइंट भी जरूरी है, सिंबल्स को ही क्यों लेके आए, जो नॉर्मल नाम थे वो यूज कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल नाम रखना वो अब पूरे वर्ल्ड में यूज करना, हर एक अलग अलग कंट्रीज में यूज करना, वो एक अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता था। कैसे, देखो कुछ कंट्रीज में लैंग्वेज भी अलग है और कोई चीज को पढ़ना पाए या समझ ना पाए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं, अब हिंदी में दूसरी कंट्री में जाएंगे तो शायद वो उसको समझ ना पाए, या फिर आगे आने वाली जनरेशन में जैसे कुछ चीजें संस्कृत में लिखी हुई है पहले, बहुत टाइम पहले इंडिया में, अब वो चीजें कुछ को मतलब समझ में आ जाती है, कुछ को नहीं समझ में आती। तो हमने क्या एक ऐसी चीज सोची, मतलब साइंटिस्ट ने कि ऐसी चीज सोची कि हम इसको इस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कि हर किसी को मींस वाइडली, चाहे वो नॉर्मल इस चीज से रिलेटेड हो या ना हो, उसको मैं क्या इजीली समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से वो पहले क्या है सिंबल्स बनाए गए, मतलब कि सर्कल की फॉर्म में उनको थोड़ा डिजाइन देके तो कुछ इस तरीके से सिंबल बनाए गए। बट आगे चल के ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। कैसे, अब भाई 10-5 सिंबल हो तो आदमी याद भी कर ले, बच्चे भी याद कर ले, जो साइंटिस्ट है जो टीचर्स है वो भी याद कर ले, लेकिन 50 से ज्यादा आइटम्स मिल गए, अब हर किसी का ये सर्कल, ऐसे सर्कल बनाओ, बीच में साइन बनाओ, ये गोले बनाओ, या कुछ भी करते रहो, मतलब ये अपने आप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देने लग गया। तो बाद में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सब आपस में बैठे और उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा IUPAC, जिसकी जो फुल फॉर्म भी है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मींस इसमें जो टॉप केमिस्ट्री हैं वो केमिस्ट हैं वो साथ में बैठे, उन्होंने कहा कि जो भी हम एटम है, जो भी एलिमेंट है, उसका एक फिक्स सिंबल होगा और वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, मींस उसी का होगा। और वो बनेगा कैसे कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और अगर उसमें सेकेंड लेटर एड ऑन करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या स्मॉल लेटर में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, तो उसका सिंबल हो जाएगा H, और अगर मैं एल्यूमिनियम लिखूं, एल्यूमिनियम स्पेलिंग पूरी जाएगी, एल्यूमिनियम का जो मेरा सिंबल होगा वो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल मींस अपर केस में होगा कि मतलब A कैपिटल, और जो सेकंड लेटर होगा L वो क्या होगा, मेरा स्मॉल में होगा। ये तो ये चीजें उन्होंने बताई कि हमारा मतलब ये जो रूल है ये हर किसी पे लगेगा। अब कोई अगर हमारा नया एटम फाइंड भी होता है तो उसका सिंबल देना, मतलब कि उसको सिंबल देना इतना मतलब कि डिफिकल्ट नहीं होगा, सबको पता है फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, सेकंड क्या है, वो हमारा स्मॉल होगा। और कुछ जो लेटर्स के मतलब कुछ जो एलिमेंट्स के जो नाम रखे गए वो किस तरीके से रखे गए, वो हमारे वो जहां से मिले या फिर ग्रीक वर्ड से रखे गए। जैसे जो गोल्ड है, गोल्ड का आपका सिंबल क्या है, गोल्ड का सिंबल होता है आपका Ag। ये कहां से आया सिंबल, ये ग्रीक में येलो, जो ग्रीक में येलो होता है उसको Ag के नाम से करते हैं, तो उसका सिंबल क्या हो गया Ag। जैसे कॉपर का हो गया कुपरस, तो कॉपर को क्या गया Cu हम बोलते हैं। ऐसे ही आपको बताना है जो पोटेशियम है और जो आपका कैल्शियम है उसका आपको सिंबल बताना है। देखते हैं किस किस के याद है, इसको अभी वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ये सब आ गया हमारा एटम्स के सिंबल्स। यहां पर हम हेडिंग भी डाल देते हैं एटम्स सिंबल्स। बाकी जो नोट्स हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखे हुए वो आपको मिल ही जाएंगे। ये आ गया आपका एटम्स का सिंबल्स। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक मास। इसको रफ कर देता हूं, एक सेकंड बस। हाँ जी, एटम्स का मास मतलब क्या है, जो भी एटम है उसका जो मास है उसी को बोलते हैं उसका एटम का मतलब कि एटॉमिक मास। अब देखो एटम मास, अब एटम इतना छोटा है, हमारे पास कोई ऐसी वेइंग मशीन तो है नहीं कि एक तरफ एटम रखो, एक तरफ मतलब कि जो बार्स होते हैं उनको रख दो कि पता लगा लो कि हाँ भाई ये इतने किलो है या फिर ये इतने ग्राम है। ऐसा हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हमारा जो एटॉमिक का मास है वो पता लगाया गया। और जो एटम का मास मतलब स्टार्टिंग में पता लगाया गया वो हमारा क्या, किसके रेफरेंस से पता लगाया गया। पहले हेडिंग डाल देते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सबसे पहले पता लगाया गया हमारा ऑक्सीजन की हेल्प से। मींस ऑक्सीजन को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास फाइंड किया गया। ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीजन को हमने लेने के हमारे पास दो रीजन से। सबसे पहला रीजन तो था कि ये क्या करता था, रिएक्ट्स, मतलब कि ये ऑलमोस्ट सभी एटम से क्या कर जाता था, रिएक्ट कर जाता था। तो सबका जो मास है वो फाइंड करना इजी हो जाता था। सेकेंड ये क्या है, सेकेंडली ये क्या है, होल नंबर में मास दे रहा था सबका। मीन्स जिससे भी ये रिएक्ट कर रहा था तो जो उसका मास निकल के आ रहा था वो होल नंबर में आ रहा था। और जो होल नंबर में अगर कोई हमारे पास नंबर है होल नंबर, और उसको अगर हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी इजी हो जाएगी। मीन्स 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना इजी है, या 3.5 को मतलब कि 5.9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा मतलब कि वैसे तो सिंपली कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ये हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ता है। तो ऑक्सीजन इसलिए यूज कर रहे थे
थे क्योंकि रिएक्ट भी सबके साथ कर रहा था, साथ साथ ये होल नंबर में सबका मास दे रहा, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो भी ईजी हो जा रही थी। ये हमारा पॉइंट हो गया। हाँ जी, एटम का मास हो गया, तो हमने कौन रिलेटिव लिया, हमने ऑक्सीजन रिलेटिव लिया। बट आगे चल के साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन इतना ईजी नहीं पाया, उन्होंने इससे भी ईजी एक चीज निकाल ली, कार्बन। उन्होंने क्या यूज किया, कार्बन को एज ए रेफरेंस यूज किया सब एलिमेंट्स का मास फाइंड करने के लिए, और कार्बन का भी 12 वाला आइसोटोप यूज किया सब एलिमेंट का मास फाइंड करने। तो यहां से उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट दी, जिसको हम बोलते हैं एएमयू, जिसकी जो फुल फॉर्म होगी एटॉमिक मास यूनिट। उन्होंने कहा एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये आपके अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफी। तो सॉरी, AMU क्या हो गया, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हर किसी को मतलब कि कार्बन के रेफरेंस से कंपेयर किया गया, और हर किसी का क्या निकाला गया, हर किसी का क्या आपको मास निकाला गया। तो जैसे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1, ऑक्सीजन का मास हो गया हमारा 16, और ऐसे ही हमारे पास और चीजें आ जाती हैं, एल्यूमिनियम, हर मतलब हर एलिमेंट का क्या है एक फिक्स मार्क्स हमारा फाइंड आउट हुआ, और मैक्सिमम का हमारा क्या एक होल नंबर में ही आया। ऐसी जैसे अभी हमने पोटेशियम और कैल्शियम का मैंने सिंबल पूछा था, ऐसी साथ में उसके अपने अगर आप लिख दिया तो दोबारा लिख देना, अगर अभी तक नहीं कमेंट किया तो पोटेशियम चलो ये ना आपको याद ही होगा, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन दोनों का सिंबल एंड इन दोनों का जो एटॉमिक मास है उसको भी कभी कमेंट करना है। देखते किस किस के पॉइंट ये याद है। चलो हमारा ये आ गया एटॉमिक मास हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। चलो हाँ, मैंने टॉपिक लिख भी रखे हैं कि कोई भी टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए, मतलब क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ मतलब कि आपकी नॉलेज, मतलब आगे अगर आप आगे चल के एंट्रेंस का एग्जाम दोगे या कुछ भी, मतलब आपकी नॉलेज में मतलब कि कोई भी पॉइंट हमारा छूटना जाए। चलो नेक्स्ट आता है एटम एग्जिस्टेंस। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हाँ जी, अब देखो जैसे आप एग्जिस्ट करते हो ना, इसी तरीके से एटम एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ये जो दुनिया है एटम से लेके यूनिवर्स तक सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही होती है। मीन्स जैसे जैसे एटम्स जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो रह रहा है, ऐसी ऐसी पूरी सोसाइटी, ऐसे ऐसे हमारे प्लैनेट्स, और ऐसे ऐसे हमारा पूरा क्या है यूनिवर्स, वो इसी तरीके से वर्किंग करता है। कैसे, हम किस तरीके से रहते हैं, अब ऐसे तो है नहीं हम पूरी दुनिया में सिर्फ अकेले रहते हैं, या फिर अगर कोई भी बंदा है या फिर कोई भी लड़का लड़की है, कोई भी पर्सन है, वो पूरे रूम में बस अकेला है, पूरी जिंदगी अकेले ही बिताएगा, ऐसा नहीं होता है। वो किसी ना किसी से रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, किसी से दोस्ती करता है, किसी से फिर उसका फैमिली भी जुड़ती है, मतलब हर कोई क्या किसी से आपस में इंटरेक्शन करता है। अब यहां पर एटम्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हम लिख देते हैं एटम एग्जिस्ट। मतलब कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो एटम हमारा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर आ जाएगा मोली, जैसे वहां पर आ गया था मोली, CULES। चलो हाँ, तो एटम्स हमारे किस तरीके से रहते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स, अब चैप्टर का दूसरा पार्ट आ गया, एटम हमने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है हमारा, मॉलिक्यूल एक सिंपल सी चीज है, जब हमारे दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए केमिकली, और वो क्या है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है कि when two or more atoms combined chemically bonded and stays independently, इसको हम सिंपली बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स की तरीके से रहते हैं, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, स्कूल्स में फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, इसी तरीके से जो एटम्स हैं वो ऐसे रहते हैं। और मैक्सिमम एटम्स हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहते हैं। अब मॉलिक्यूल हमारे दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और सेकेंड आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये भी बिल्कुल जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं इसी तरीके से है। जैसे अब क्लास में ही आप देख सकते हो, तो कुछ ग्रुप तो क्या होते हैं, सिर्फ मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ ग्रुप तो सिर्फ बॉयज का होता है कि 4-5 उसमें बॉयज हैं और बॉयज ही आपस में मतलब कुछ भी काम करते हैं, वो बॉयज के। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती है, वो दोनों आपस में मतलब अपना काम करते हैं, जो भी अपना खेलना कूदना मतलब कि पढ़ना हो गया साथ में। तो बॉयज और गर्ल्स का कंबाइन ग्रुप होता है, और एक ग्रुप होता है जिस बॉयज का ही ग्रुप होता है। तो सेम ऐसे ही आता है कि एक तो आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये किस टाइप के होंगे, जिसमें आपके सेम ही एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, सेम ही एलिमेंट के एटम्स आपके कंबाइन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आपस में मिलके रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। O2 हो गया, O3 हो गया, O4 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, कि कभी आप सोच रहे हो कि O4 भी आ जाएगा, नहीं। O2 हो गया, O3 हमारा हो गया। अब देखो यहां पर ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ेंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और देखो सिंपल एक पॉइंट और ऐड कर रखना, मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनकी प्रॉपर्टी सेम वही होगी जो हमारा जिस भी एटम से ये मिलके बने वही हो, ये प्रॉपर्टी रखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहां पर एक चीज आती है मोनो
एटॉमिक, डायटोमिक और आपका ट्राइएटोमिक एंड टेट्रा, TETRA टेट्रा, और लास्ट में आ जाता है पॉलीएटोमिक। इन सब के बाद एटोमिक लगा हुआ है। तो मोनो का मतलब होता है वन। जब एक एटम आपस में होगा तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, जैसे कि ऑक्सीजन। डायटोमिक मतलब कि दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो O2। ट्राई मतलब कि 3O3। ट्राइट्रा मतलब कि O4 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बस एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। पोली का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास क्या होता है S8 मतलब S8P4 हो गया। इसमें क्या होता है, हमारे 4 से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। मींस नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें हमारी इस तरीके से नेमिंग होती है। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ट्राई एटॉमिक के एग्जाम्पल बताओ, या फिर ये आपको एटम दिया हुआ है, ये कौन सा पॉली एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। चलो ये आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ये वो कौन सा ग्रुप हो गया, जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका सिंपली हमारा ग्रुप हो गया। इसमें क्या कंबाइन रहेंगे, मींस इसमें दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे और इंडिपेंडेंटली रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है H2O। H2O में क्या है, एक तो H का है और एक ऑक्सीजन का है, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। अब देखो ये जो H2 है ना, इसमें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, वो अब भी लगेगा। मींस जो H2O है वो H और O से ही बनेगा, और उसमें क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास हमारा होगा। तो H2O क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसमें एक H है और O है। H अलग उसका है, मतलब कि अलग एलिमेंट है, O हमारा अलग एलिमेंट है। दोनों ने मिलके क्या बना लिया, दोनों ने मिलके एक फिक्स कंपाउंड बना लिया। हमेशा इसमें वही होगा कि हमेशा H और O ही होंगे, मिक्स फिक्स कंपाउंड होंगे, और मास भी क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंपल है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट हमारा आता है आयन। आयन देखो, आयन बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, बट आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आयंस का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एटम है अगर उसके ऊपर चार्ज लग जाए। देखो हम यहाँ पर भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और मेरे दोस्त के पास आज कम पैसे हैं, तो मैं उसको मतलब कि दे देता हूँ, या फिर दोस्त के पास ज्यादा है मेरे पास कम है तो वो मुझे दे देता है। तो ये लेना देना चलता रहता है सोसाइटी में भी, और साथ साथ ये क्या है, एटम्स में भी चलता रहता है। मैंने कहा ना कि जो सोसाइटी है वो भी ऐसे ही वर्क करती है जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से काम करते हैं। मींस बेसिक से लेके टॉप तक सब कुछ ऐसे ही वर्क करता है। तो एटम में अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ये दो चार्ज हैं ये लग जाए, तो उस एटम को हम सिंपल क्या बोलते हैं, आयन हम बोल देते हैं। अब जो एटम्स है उसके अंदर ना सब पार्टिकल होते हैं, ये पॉइंट आप ऐड रखना, ये अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे चल के आपके पास आएगा। जो एटम है उसमें सब पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है, एक होता है हमारा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन जो कि हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है। अब इसमें सिंपल आपका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम को ले सकता है और साथ साथ दे भी सकता है। तो जब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, जिसको जरूरत है एटम को, उसको दे देगा, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसका नाम रख देंगे हम कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका नाम हम क्या रख देंगे, कैटायन हम रख देंगे। और बाकी इनको दोनों को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, हम इनको आयन बोलते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा आयन का टॉपिक आ जाता है। ये हमारा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आता है केमिकल फॉर्मूला। देखो केमिकल फॉर्मूला एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपको ये बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेगा। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, टॉपिक का नाम भी लिख लेते हैं। चलो ये आता है केमिकल, सिंबल लिख लो या फिर फॉर्मूला, MULA। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सिंपल होता है, जब आप किसी केमिकल कंपाउंड का जो नाम है वो सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर दोगे उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे मेरे पास आता है वाटर, अब मैं हर जगह वाटर तो नहीं लिखा केमिस्ट्री में, क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। जैसे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बड़ा नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। अब ये यूज भी इसीलिए होता है क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिखने में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड शायद हर कोई पूरा पढ़ भी ना पाए, जो जिसको इंग्लिश नहीं, मतलब जिसको ये लैंग्वेज नहीं आती या फिर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा नहीं पढ़ पाएगा। बट CO2 को देख के उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। या फिर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन खरीदते हैं, मतलब ना ही खरीदनी पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है, बट फिर भी चलो ये तो अलग बात हो गई। जो मेडिसिन होती हैं, जो बोटल्स होती हैं, कोई भी आपका केमिकली जो ऐसी चीज़ें जिसमें केमिकल है, तो उसमें आपको देखा होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पीछे लिखा रहता है और जहाँ पर भी आपका ये लिखा होता है वहां पर आपके क्या सिंबल्स और जो केमिकल नेम है वो यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जगह भी कम लेते हैं और इजीली से लिखे जाते हैं। वरना अगर हम उसका कॉमन नेम या पूरा नाम लिखने लगेंगे तो इतना बड़ा तो हमारा रैपर ही बन जाएगा, मान लो इतनी सी तो मेडिसिन है और इतना बड़ा हमारा रैपर है, तो ये मतलब कि जगह वेस्ट ही होगी। तो हम क्या यूज करते हैं, हम जो केमिकल सिंबल है उनको यूज करते हैं।
ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। बनता कैसे है, देखो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बनता कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, CHLORID, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, इसका मेरे को केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल, और सेकंड उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए या फिर कितने लिए, वो सिंपल आपका क्या होता है, वैलेंसी होता है। इसमें प्लस माइनस को आपको ध्यान नहीं रखना है अभी कि लेना पे प्लस लगेगा, ये प्लस में वैलेंसी है, नेगेटिव में वैलेंसी है। सिंपल आपको याद रखना है कि उसकी वैलेंसी हमारी कितनी आती है। तो सोडियम का हमारा सिंबल हो गया Na और क्लोराइड का हो गया Cl। Na की जो वैलेंसी होती है मींस Na कितने इलेक्ट्रॉन को देता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, और Cl कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, 1 को ही लेता है। अब यहां से आप एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि देखो जो दो एलिमेंट आपके आपस में एटम्स आपके कंबाइन होंगे, जितने वो एटम्स दे रहा है, जो लेने वाले की रिक्वायरमेंट है वो भी उतनी ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि Na तो 2 देना चाहता है बट Cl को 1 ही चाहिए, तो ये आपस में ऐसे कंबाइन नहीं होंगे। दोनों की रिक्वायरमेंट और दोनों की जो नीड है, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, उनको आपस में क्या है, मतलब कि ये चीजें आपस में सेम होनी चाहिए कि कितने देने और कितने लेने। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्रिस क्रॉस कर देना। तो Na के साथ आ जाएगा नीचे 1, ये वाला 1 ये इधर चला गया, और Cl के नीचे भी आ जाएगा 1। 1 से 1 हटा देंगे तो ये सिंबल क्या बन जाएगा, NaCl हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या काम करता है। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारा क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया, Al। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर किसी का नेम, उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। अगर नेम और वैलेंसी आपको, सिंबल और वैलेंसी आपको याद है तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं, चाहे कोई भी आपका कंपाउंड आ जाए मैक्सिमम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al सिंबल हो गया, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का हो गया O। अब हमारा एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, और O की कितनी होती है, हमारी होती है 2। इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा, Al2, और O का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3 हमारा बन गया। इस तरीके से आपके कुछ कंपाउंड्स आते हैं, इन सब का आपका क्या बनाओगे, इन सब का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बनाओगे। यहाँ से क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको वो केमिकल फॉर्मूले का सिंबल दे देगा और आपको क्या है उसका क्या बताना है, आपको उसका नेमिंग बताना है। तो सिंपल जो फर्स्ट वाला होता है वो पहले आता है, और जो सेकंड वाला है वो लास्ट में आता है। और एक और बोनस पॉइंट आप याद रखना, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, और जो सेकंड वाला होता है उसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी कोई चक्कर नहीं है, मतलब एग्जाम में ना वो पूछेगा कि पॉजिटिव यहाँ पर +1 लिखना, यहाँ पर -1 लिखना, यहाँ पर +3 -3, ये आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। बस आप सिंपली +3 और 3 और 2 लिखोगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। आपने अगर इस तरीके से बिल्कुल कर दिया तो आपको फुल मार्क्स ही अलॉट होंगे। तो ये सिंपल आपका आ जाता है केमिकल सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। आपके यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन सबको ट्राई करना, एग्जामिनेशन में आपके सिंपली वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वैसे तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, क्योंकि एक टॉपिक और आता था आपका मोल कंसेप्ट, बट वो आपके भी आप सिलेबस में नहीं है, तो अभी उसको रहने ही दो, मत करना। अगर किसी और वीडियो में मैं आपको नॉर्मली वैसे नॉलेज के पर्पज से समझा दूंगा, अभी तो आप सिंपल ही समझते हैं। ये आता है मोलिकुलर मास। तो जैसे हमने एटॉमिक मास किया था, एटॉमिक मास का मतलब क्या आता है, जो हमारा एटम्स का मास है, और मोलिकुलर मास क्या हो गया, मोलिक्यूल का मास। जैसे कि सिंपल समझो, जैसे H2O है तो H2O का जो टोटल मास है उसको सिंपल क्या बोल देंगे, मोलिकुलर मास बोल देंगे। इतना तो इजी है। H का मास कितना होता है, 1। कितने H हैं, 2, ठीक है। अब H से अलग है ऑक्सीजन, तो बीच में लगा देंगे प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ये शायद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। H2O कितना हो गया, H का हो गया 1 है, 1 मास होता है, 2 बार है तो इंटू 2 प्लस लगाया बीच में। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 1 2 और प्लस 16, ये हो गया 18। और यहाँ पर भी बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई फिर आप बाद में होगा प्लस, ये हो गया इतने ग्राम लिख सकते हो, या फिर यू का मतलब है यूनिफाइड मास, या फिर AMU भी लिख सकते हो, वो भी आपका सही होगा। इन दोनों में से कुछ भी लिख देना। इसको बोलते हैं मोलिकुलर मास, मतलब मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको जो एटम्स हैं उनका क्या है, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। बस आप उनको प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। इतना तो सिंपल है। अब देखो यहां से एक और टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट मास।
तो यूनिट मास कोई अलग नहीं है, बस नाम अलग है। जैसे मोलिकुलर मास होता है ऐसे ही यूनिट मास होता है, बस सिंपल है, एक हल्का सा डिफरेंस है। अगर किसी हमारे जो एटम है, सॉरी जो कंपाउंड है, अगर उसमें आयंस आ जाए, जैसे मैं लिख दूं NH4 पॉजिटिव या फिर NH3 नेगेटिव या कुछ इस तरीके से मेरा कंपाउंड आ जाए, मींस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ है, उसमें हम क्या बोल देते हैं, यूनिट मास बोल देते हैं। निकालने का और जो मतलब सोल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। जैसे मेरे पास CO2 हो गया, CO2 में C का कितना है, C का 12 होता है और ऑक्सीजन का मेरा 16 होता है। O 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12 प्लस का 16 2 जा 32, 2 2 4, 3 और 1 4, तो इतने आ जाएगा, इतने ग्राम। 44 ग्राम किसका मास होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मॉलिक्यूल का मास होता है। तो सिंपल इस तरीके से हमारा जाता है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था मोल कंसेप्ट, वो आपके अब सिलेबस में नहीं है तो उसको आपको करना भी नहीं है। सिंपल इन्हीं से, ये जो सब हमने टॉपिक्स किए इनसे आपका क्वेश्चन आएगा। इनसे बाहर आपको एग्जामिनेशन में और कहीं पर भी 9th क्लास के टॉपिक में आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो ये सब हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आई होप आपके जो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो बाकी नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आपको इजिली मिल जाएगी फ्री, और मतलब कि आप उसको डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हो। बाकी जो हमने टॉपिक समझे हैं वो आपको अच्छे से आगे होंगे। इनमें अगर इन टॉपिक्स में या पूरे चैप्टर से रिलेटेड पूरे इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर वहां पर कर दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका फीडबैक है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी जो लाइटिंग की थोड़ी बहुत मतलब कि मेरे को कम लग रही है, वो मैं इसको मतलब कि आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में इसको कवर अप हम कर लेंगे। बाकी आप ये चीज़ें हैं इनको अच्छे से समझो, एग्जामिनेशन में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।